नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे। तो 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किए। तो हम विद्रोह के बारे में जानते हैं। इस यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली। विद्रोह को कई नामों से भी जाना जाता है: सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध। आगे हम विद्रोह के कारणों के बारे में जानते हैं। इसके राजनीतिक कारण कौन-कौन से थे। अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति और व्यपगत का सिद्धांत था। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को फांसी दे के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी। डलहौजी ने अपने व्यपगत के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झांसी जैसी कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस कार्यवाही ने एक वफादार राज्य अवध और असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। मतलब जो भी भारतीय अपने पद पर नियुक्त थे, उन सभी को हटा दिया गया था। आगे है व्यपगत का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक व्यपगत का सिद्धांत लाया गया था, उसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यपगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक का सामना किया गया था। इसमें अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकार को गोद लेने का अधिकार नहीं था। अतः शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा अंग्रेजों द्वारा कर लिया जाता था। इन समस्याओं में ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया था, जिनमें से कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकार से दूर हो गए थे या अपने लाभप्रद पदों को खो चुके थे। मतलब जो भी राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी, कई जो राजा होते थे पहले वो गोद ले लेते थे बच्चे को, उसको ही अपना उत्तराधिकारी मान लेते थे। परंतु लॉर्ड डलहौजी ने बड़ी चालाकी के साथ यह नीति अपनाई, जिसे लैप्स का सिद्धांत भी कहा जाता है, कि अगर किसी का अपना अपना पुत्र नहीं है तो उसका जो राज्य है उसकी मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज़ों के अधिकार में ले लिया जाएगा। आगे हम इस विद्रोह के सामाजिक और धार्मिक कारणों के बारे में जानते हैं। कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिए। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। अंग्रेज़ों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों को पदोन्नति कर दी जाती थी। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। इससे लोगों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज़ भारतीयों को ईसाई में परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं। मतलब कि उन्होंने कहा कि वो ईसाई धर्म को मानते थे, उन्होंने कहा कि सभी ईसाई धर्म को ही मानेंगे। जो हिंदू अपना धर्म अपनाते थे उन्हें बहुत अपमानित किया जाता था, पद से भी हटा दिया जाता था। आगे है सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बताने वाले कानूनों को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को सीधे चुनौती दे रहे थे। यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा था। मतलब जब उनने रेलवे और टेलीग्राफ का शुरुआत की थी और तार का भी शुरुआत की थी, तो लोगों को ऐसे लगता था, लोग बहुत अंधविश्वासी थे, लोगों को लगता था कि शायद ये तारे तो कर रहे हैं, तारे ऐसे लटका रहे हैं, तारों के लिए खंभे इसलिए बना रहे हैं कि अगर हम इनके ईसाई धर्म को नहीं अपनाएंगे तो ये हमें यहाँ पर फांसी दे देंगे, तो वो संदेह की दृष्टि से देखते थे। आगे हम इस विद्रोह के आर्थिक कारणों के बारे में जानते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त और तरीकों से परेशान थे। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, इसलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। भारतीय हस्तकला उद्योगों को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। आगे हम इस विद्रोह के सैन्य कारणों के बारे में जानते हैं। 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87 था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने निम्न श्रेणी का माना जाता था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था। उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र के पार भी जाना पड़ सकता है। ये भी एक मेन कारण था कि जो हिंदू थे वो समुद्र के पार जाने से अपने धर्म को भ्रष्ट मानते थे। उनके द्वारा माना जाता था कि जो व्यक्ति समुद्र को पार कर लेता है वह उस धर्म का अपमान करता है, इसलिए वह किसी भी नौकरी के लिए समुद्र के पार नहीं जाना चाहते थे। इसके लिए उनके मन में संदेह की दृष्टि उत्पन्न हुई। आगे है लॉर्ड कैनिंग। चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था। वह वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय बना था। उसके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं में निम्नलिखित 1857 का विद्रोह शामिल है। व्यभिगत के सिद्धांत को वापस लेना, जो 1857 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक था। आगे है तत्कालीन कारण क्या थे इस विद्रोह के। तो 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण सैनिक थे। एक अफवाह यह फैल गई थी कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले लिया गया, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति फैल चुकी थी। मतलब कि लॉर्ड कैनिंग वो सब चीज़ें वापस ले रहा था जो लॉर्ड डलहौजी ने उस वक्त चलाई थी। जो एक अफवाह फैल गई थी कि जो एनफील्ड उनकी थी उसमें सूअर और गाय की चर्बी मिली हुई है और उन्हें वो लोड करने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों ही उन्हें मुंह से खोलने के लिए इनकार कर रहे थे। मतलब वो अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं करना चाहते थे। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा दी गई। आगे हम विद्रोह के केंद्र देखेंगे कि कहाँ कहाँ विद्रोह मेन हुए थे। विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिले शामिल थे। लखनऊ सबसे पहले है लखनऊ। यह अवध की राजधानी है। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। दूसरा है कानपुर। विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने किया। नेक्स्ट है झांसी। 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया था। आगे है ग्वालियर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया। वो ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, लेकिन अंततः अंग्रेजों से हार गई। ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है बिहार। विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, जो जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से थे। आगे है कि विद्रोह हुए और उनका दमन। 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला। इसे 1858 के मध्य तक दबा दिया गया। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि विद्रोह के स्थान और भारतीय नेता जिन्होंने नेतृत्व किया और ब्रिटिश अधिकारी
जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया उनके सभी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है विद्रोह के असफलता के कारण कि विद्रोह सफल क्यों नहीं हुआ। इतनी सारी लोग होते हुए भी विद्रोह असफल क्यों हुआ। तो सीमित प्रभाव, सबसे पहला पॉइंट है कि सीमित प्रभाव। हालांकि विद्रोह काफ़ी व्यापक था लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित था। विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था, जैसे सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग। बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर तथा राजपूताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। आगे है सीमित संसाधन। सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे, इसलिए विद्रोहियों के पास हथियारों और धन की कमी थी। मध्यम वर्ग की भागीदारी नहीं। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग बंगाल के अमीर व्यापारियों और जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी शासन की मदद की। मतलब कि जो कई हिंदू थे जिन्हें हिंदुओं का साथ देना चाहिए था, वो भी अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। आगे है विद्रोह के परिणाम क्या हुए। सबसे बड़ा एक कारण यह भी था कि उनके पास कोई भी मतलब जैसे कोई तार डाक जो भी थी वो अंग्रेज़ों के अधीन थी। हिंदू एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने के लिए उन्हें खुद ही जाना पड़ता था, तो टाइम लगता था, इसलिए विद्रोह ज़्यादा व्यापक नहीं हो पाया। आगे हम विद्रोह के परिणामों के बारे में जानते हैं। कंपनी शासन का अंत 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। मतलब 1857 तक कंपनी का शासन था। कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। परंतु 1857 के महान विद्रोह के बाद वहाँ सीधा क्राउन का शासन हुआ। यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का कारण बना। ब्रिटिश राज्य का प्रत्यक्ष शासन। ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। मतलब वो अब वहाँ से रूल सीधा भारत में करेंगे। इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। भारत का कार्यालय देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया। धार्मिक सहिष्णुता। अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। प्रशासनिक परिवर्तन। भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद से स्थानांतरित कर दिया गया। जो अब जिसे पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब वो वायसराय में बदल दिया गया। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई। व्यक्तिगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो भी अगर उसने गोद लिया है तो उसका उत्तराधिकारी माना जाएगा। अपनी रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। सैन्य पुनर्गठन। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया, लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में रहा। बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। मतलब कि हिंदुओं को अपने सेना में शामिल करेंगे, परंतु जो मेन काम होगा उसको जो लीड करेगा वो अंग्रेज ही होंगे। मतलब उन्होंने कुछ थोड़े बहुत वादे कर दिए कि जिससे ये विद्रोह जो एक बार उठ खड़ा हुआ है वो फिर से आग ना पकड़ ले, इसलिए उन्होंने थोड़े बहुत वादे किए भारतीयों के साथ, ताकि इस विद्रोह को दबाया जा सके तथा वो अपनी इस नीति में सफल रहे। तो निष्कर्ष के तौर पर हम बोल सकते हैं कि 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज में कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे ये विद्रोह असफल हुआ, परंतु भारत की इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया। मतलब अगर 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ तो कहीं ना कहीं इसकी ही चिंगारी थी जो हमें वहाँ तक ले गई। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक समय से पहुंच सके।